ओके, क्लास 9 हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट 5.2। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन का। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हो चुका था, तो अभी लाइन वाइज ही जाते हैं। फिफ्थ सिक्स कर लेते हैं, फिर फर्स्ट सेकेंड। 7, 8, 9, 10 स्किप हो गया है क्योंकि वो बहुत टफ सम्स है। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी चीजें पूछी हो उसको हम अज्यूम करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का 5.2 का। 3 एंड 4 हो चुका है, तो प्लीज नीट एंड क्लीन लिख लेना क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डाल के। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर। सॉरी, संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम। तो ये एक सेंटेंस है कि उसको कुछ तो सर्टन इनकम है जो फिक्स्ड है उसकी, और हर साल उसका थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। तो 4 साल बाद उसकी महीने की इनकम हो गई 4,500 और 10 ईयर्स बाद उसकी महीने की इनकम हो गई 5,400। तो ये जो इनकम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो कुछ फिक्स्ड है और बाकी का परफॉर्मेंस बेस्ड है। हमको पूछा गया है कि उसकी जो फिक्स्ड इनकम है वो कितनी है, मतलब ओरिजिनल सैलरी कितनी है, और हर साल उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। जो भी पूछा है उसको अज्यूम करते थे। तो लेट संजय मंथली इनकम बी एक्स एंड जो सर्टन इंक्रीमेंट है हो रहा है, इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी बी वाई। तो इनकम एक्स रुपीज मिलती है उसको और हर साल वाई वाई का इंक्रीमेंट होता जाता है। तो पहली कंडीशन क्या दी है, 4 साल बाद उसकी मंथली इनकम कितनी है 4,500। सो इंक्रीमेंट आफ्टर ईयरली इंक्रीमेंट लिख देना इसको, ईयरली इंक्रीमेंट इन इज सैलरी बी वाई। इंक्रीमेंट आफ्टर 4 years इक्वल्स टू 4y, क्योंकि हर साल वाई वाई इंक्रीमेंट होते जाता है। तो 4 साल बाद कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 into y। तो अभी हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन उसकी जो फिक्स्ड सैलरी यानी x है और जो 4 साल बाद इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों को मिलाकर 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी है 4,500। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसकी फिक्स्ड सैलरी और हर साल उसका इंक्रीमेंट होते हैं, तो 4 साल में 4y तक तो इंक्रीमेंट हो गया होगा। तो ये सब मिलाकर उसकी सैलरी कितनी आ रही है 4,500। सिमिलरली दिया है कि 10 ईयर्स के बाद, तो इंक्रीमेंट आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा, एक साल का 4y है तो 10 ईयर्स का हो जाएगा 10y। तो हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन मंथली सैलरी तो फिक्स ही रहने वाली, इंक्रीमेंट 10 साल बाद 10y हो गया और दोनों मिलाकर उसकी सैलरी हो गई 5,400। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एक बार इक्वेशन बन गया नॉर्मल, सम की तरह सॉल्व करते हैं। तो नंबरिंग तो हम डाल चुके हैं। सेकेंड स्टेप, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है। एक्स एक्स तो ऑलरेडी सेम है, साइन सेम है, तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। x plus 10y equals to 5,400 minus x plus 4y equals to 4,500। x x कैंसिल, 10 में से 4 गया 6y equals to 900। therefore y equals to 900 upon 6, therefore y equals to हो जाएगा आपका 150। मतलब कि उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 150। पुट y इक्वल्स टू 150 इन इक्वेशन 1। वी गेट, हमारा इक्वेशन 1 था x प्लस 4y, मतलब अभी y की जगह पर क्या आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 4,500। अभी 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को माइनस कर दो 4,500 से, तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पर x प्लस 600 इक्वल्स टू 4,500। therefore x इक्वल्स टू 4,500 माइनस 600, x आ गया आपका 3,900। और x को हमने अज्यूम किया था कि मंथली इनकम, तो
तो उसकी मंथली इनकम जो फिक्स्ड है 3900 है और हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 150 रुपीज का। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे संजय's monthly salary या income is rupees 3900 and yearly increment is rupees 150। तो यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 2 कंडीशंस दी थी, वर्ड प्रॉब्लम को एकदम ध्यान से पढ़ो, 2 कंडीशंस कौन सी है वो फाइंड करना जरूरी है। बस 2 कंडीशन मिली, इक्वेशन बना, उसके बाद तो नॉर्मल इक्वेशन की तरह सब। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल्स, वो हो गया 4500 एंड 5 चेयर एंड 3 टेबल, ये हो गया 7000। मतलब ये 2 कंडीशन है, एक पहला 3 चेयर 2 टेबल, दूसरा 5 चेयर 3 टेबल। और हमको प्राइस किसका पूछा है, 2 चेयर और 2 टेबल का। तो यहाँ पे हम 2 चेयर 2 टेबल का प्राइस अज्यूम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी रुपीज X and price of 1 table be rupees Y। क्योंकि आप 2 चेयर और 2 का अगर अज्यूम करने बैठते हो तो 5 का कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एक का मिल गया तो हम वैसे भी 2 चेयर 2 टेबल तो निकाल ही सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी पहली कंडीशन क्या है कि प्राइस ऑफ 3 चेयर। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, एक चेयर की प्राइस है X, तो 3 चेयर की कितनी होगी 3X। तो 3 चेयर और 2 टेबल की प्राइस हो जाती है आपकी 4500। एक चेयर की प्राइस X है, 3 चेयर की 3X, एक टेबल की Y है, 2 टेबल की 2Y, और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 4500। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फाइव चेयर यानी 5X प्लस 3 टेबल, दोनों मिलाकर हो रहा है 7000। पहले तो हमको एक चेयर एक टेबल की निकालनी है, उसके बाद हम निकाल सकते हैं टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। तो अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन अभी सॉल्व करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी आप 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 3 नहीं होने वाला, 3 को किसी से मल्टीप्लाई करो 2 नहीं होने वाला। तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का सेकेंड रूल है कि आपको एक वेरिएबल सेम करना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 15x। तो यहां पर हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट नंबर से, इसको 3 से और इसको 5 से, ताकि ये दोनों के दोनों 15 हो जाए। सिमिलरली अगर आप 6y को ठीक करना चाहते हो तो इसको 3 से इसको 2 से, तो दोनों के दोनों 6y हो जाएंगे। तो y ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 कहां से आया, यहां से, एंड इक्वेशन 2 विथ 2, ये वाला। कैसे समझा, क्योंकि आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से कोई भी वेरिएबल सेम होने वाला ही नहीं है, तो इसलिए हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। जिस भी वेरिएबल को आपको सेम करना है उस नंबर को दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9x, 3 इंटू 2 6y, और 3 इंटू 4500 होता है 13500। ये बन गया हमारा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 इंटू 5 10x प्लस 6y इक्वल्स टू 14000। ये हो गया इक्वेशन 4। तो हमने 1 और 2 को कन्वर्ट किया, 2 नए इक्वेशंस बनाए जिसमें आपका एक वेरिएबल सेम है। अब तो नॉर्मल सम की तरह सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4।
3 from 4 का मतलब है कि 4 को पहले लिखना है और उसमें से 3 को माइनस कर देना है। आप 4 from 3 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10x माइनस 9x, x ही बचता है, 1x बचता है, 1 तो हम लिखते नहीं है, ये तो कटा, यहाँ पे बचा 500। तो यहाँ पर हमको एक शेयर की प्राइस मिल गई 500। अभी हम लोग निकालेंगे एक टेबल की प्राइस। एक किसी भी लीनियर इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद आपको आगे आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद पुट x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 था 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4500। x की जगह पर क्या लिखोगे 500। कभी भी आप जब लिखते हो ना तो चेक करो कि नंबर्स नीचे आ रहे हैं। 3 x की जगह पर 500, 2y। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 500 लिखा, 3 हटा दिया, 3x है तो 500 की वैल्यू तो सिर्फ x की वैल्यू है ना, 3 किधर गायब होगा। अब मल्टीप्लाई 1500 प्लस 2y इक्वल्स टू 4500। शिफ्ट इक्वल टू के शिफ्ट होगा तो नेगेटिव में, 4500 ये शिफ्ट हो रहा है तो सिर्फ इसको नेगेटिव में करना है। 2y इक्वल्स टू 2y बेचारा यहीं पर है, उसको कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 3000। Therefore y equals to 3000 divided by 2 हो गया आपका 1500। तो टेबल की प्राइस क्या आ गई 1500। क्वेश्चन यहीं तक खत्म नहीं हुआ, हमको क्या पूछा है 2 चेयर एंड 2 टेबल की प्राइस। तो यहां पे पहले हम एक आंसर तो लिख लेते हैं। द प्राइस ऑफ 1 चेयर is rupees 500 and 1 table is rupees 1500। फाइनल आंसर में पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। तो भी द प्राइस ऑफ 2 चेयर $500 का डबल 2 चेयर का हो जाएगा 1000। And the price of 2 table tables ये हो जाएगा 1500 का डबल दैट इज 3000। तो टोटल प्राइस क्या मिलेगी हमको 400। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, टोटल नहीं पूछा। तो प्राइस ऑफ 2 चेयर इज 1000 एंड प्राइस ऑफ 2 टेबल इज 3000। अब लिखना है फाइनल आंसर। द प्राइस ऑफ 2 chairs and 2 tables are rupees 1000 and rupees 3000 respectively। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि 2 चेयर और 2 टेबल की प्राइस है 1000 एंड 3000। टोटल नहीं पूछा है, इनकेस अगर टोटल पूछा रहेगा ऐड करके लिख दो कि 2 चेयर और 2 टेबल आपके कितने में आ जाएंगे 4000। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में है ना थोड़ा सा सम का मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना। इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट एंड सम 10 रुपीज नोट्स। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। तो कुछ तो 5 रुपए के नोट है, कुछ तो 10 रुपए के नोट है, तो सब मिलाकर 350 रुपीज हो रहे हैं। नंबर्स ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 नहीं है, वहां पर मोर बाय 10 है। तो जो 5 रुपीज के नोट्स है वो 10 रुपीज से ज्यादा है 10 काउंटिंग में। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। क्योंकि अगर आप लेस करते हो आंसर नेगेटिव में आता है और नंबर ऑफ नोट्स नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो हम लोग को पूछा है कि 5 रुपीज के एंड 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं। तो फर्स्ट तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी x एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स बी y। तो x रुपीज के सर्टन नोट्स है, y रुपीज के भी सर्टन नोट्स है। पहली कंडीशन दी है कि सब मिलाकर आपके पास हो रहे हैं 350 रुपीज।
मतलब 5 रुपीज के नोट्स और 10 रुपीज के नोट्स मिलाकर आपके पास 350 रुपीज हो रहे हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ ₹5 या 5 रुपीज नोट, टोटल अमाउंट ऑफ ₹5 रुपीज नोट। अगर एक्स नोट है तो रुपीज में, अभी तक तो हमने नंबर में अज्यूम किया है, रुपीज में कितना होगा 5x। सपोज अगर आपके पास 2 नोट है 5 के, तो कितना होता है 5 इंटू 2 10। हम डायरेक्टली लिखते थे कि 10 रुपीज है, तो वो होता है कैसे 5 इंटू 2। सिमिलरली तो टोटल अमाउंट जो 5 रुपीज के नोट्स में है वो कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स। जितने भी 5 के नोट है उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 10 नोट है तो 50 रुपीज हो जाएगा 5 इंटू 10। अगर 20 नोट्स है तो 5 इंटू 20 100 हो जाएगा। सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट्स। अब 10 रुपीज के जितने भी नोट है उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 नोट है तो 10 इंटू 3 30। अगर 4 नोट है तो 10 इंटू 4 40। अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए उनका जो नोट का वैल्यू है उनको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको अमाउंट तो मिल गया। हमको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन टोटल अमाउंट, मतलब 5 रुपए के जितने भी नोट थे और 10 रुपए के जितने भी नोट थे सब मिलाकर टोटल अमाउंट हो रहा है 350 रुपीज। ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। नंबर्स को मत ऐड कर देना, नंबर्स तो सिर्फ ये है कि 5 के 3 नोट है 2 नोट है इस तरह से। अमाउंट बोला है तो 5 के जितने भी नोट होंगे अमाउंट कितना होगा, नंबर ऑफ नोट्स मल्टीप्लाई बाय 5। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में बोला हुआ है नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर मोर बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। मतलब जो 5 रुपीज के नोट्स है वो 10 रुपीज से 10 ज्यादा है। मतलब जो 5 रुपीज के नोट्स है वो 10 रुपीज से ज्यादा है 10। मतलब जितने आपके पास 5 रुपए के नोट है, सपोज अगर 5 रुपीज के 50 नोट्स है तो 10 रुपीज के 40 नोट्स है। क्वेश्चन ठीक से समझना, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर मोर बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। तो 5 रुपीज नोट्स और 10 रुपीज नोट्स के बीच का डिफरेंस है 10। तो ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। इसके बाद मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 5। फाइव एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब 2 को भूल जाओ, 1 एंड 2 पे कॉन्सेंट्रेट। सेम साइन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। 1 को 3 में से मतलब पहले 3 लिखना है फिर 1 लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में से 1 को करो, 1 में से 3 को करो, आंसर सेम ही है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 करोगे तो भी चलेगा। तो 3 फ्रॉम 1, तो 1 में से 3 को माइनस करना, तो 1 पहले लिखना पड़ेगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5x गया, माइनस 5 -5 फिर माइनस फिर प्लस 10। तो ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा आपका माइनस 15y। 50 माइनस 350 हो जाता है माइनस 300। तो y का आंसर आ जाएगा माइनस 300 अपॉन माइनस 15। नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल, y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20। तो हमारे पास 10 रुपीज के तो 20 नोट्स। अभी किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है तो पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1 ही ठीक है, नहीं 2 वाला ज्यादा छोटा है, ये 2 वाला छोटा सा है ना, इसमें पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 10। 20 शिफ्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास 5 रुपीज के है 30 नोट्स। तो ये हो गया आंसर। फाइनल आंसर 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स आर 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। अगर आप लेस देन लेते हो तो ये आंसर नहीं आएगा। लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, ये उल्टा होगा।
10 रुपीज के नोट ज्यादा है 5 रुपीज के नोट के कंपेयर में, तो y माइनस एक्स वाला इक्वेशन लेना पड़ेगा। फाइनल आंसर 5 रुपीज एंड 10 रुपीज notes are 30 and 20 respectively. ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म हुआ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, अब तक का तो सबसे टफेस्ट सम है। उसमें फ्रैक्शन का आया हुआ है एंड एक चीज और है कि उसका आंसर मिलेगा भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या होता है? अगर मैं x अपॉन वाई लिखती हूँ तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर और ये हो गया आपका न्यूमरेटर। कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। तो आपको बोला कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो एक ज्यादा है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो अभी पहले तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन मतलब अपॉन में नंबर्स फाइंड करना है। तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन मतलब जो अपॉन में नंबर जिसका आंसर फाइनली डेसिमल में आने वाला है। रिड्यूस्ड फॉर्म किया था ना हमने रेशियो प्रोपोर्शन में, तो जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो हमारा x अपॉन y एक नंबर बनेगा। अब इसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? इस सम को हम आधा आधा ही रीड कर रहे हैं और आधा आधा ही कर रहे हैं क्योंकि ये सम कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो इज 1 मोर मतलब एक ज्यादा है किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर यानी 2x, न्यूमरेटर के ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब इक्वेशन ठीक तो है नहीं तो हम इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। 2x को शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 2x माइनस में जाएगा इक्वल्स टू 1। 2x को यहां शिफ्ट किया, y ऑलरेडी इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ही है। जब भी कोई नंबर आपका लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होता है तब साइन चेंज होता है। y ऑलरेडी लेफ्ट में ही था और 1 ऑलरेडी राइट में ही है, सिर्फ 2x को शिफ्ट किया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब सेकेंड क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, यहां पे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन था कि जो डिनोमिनेटर है वो एक ज्यादा है न्यूमरेटर के ट्वाइस से। तो न्यूमरेटर को डबल करके 1 ऐड कर दोगे तो आपका डिनोमिनेटर मिल जाता है। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन जो फ्रैक्शन है मतलब ये x अपॉन वाई जो है, इफ 1 इज एडेड, तो दोनों साइड में अगर हम 1 ऐड करते हैं, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, मतलब ये जो फ्रैक्शन का रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/2। अब ये तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है नहीं, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को यहां शिफ्ट करना है, 1 को यहां शिफ्ट करना है। तो 2 को यहां पर किया x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, y को यहां पे किया तो ये y प्लस 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट ओपन, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही बचने वाला है। अब y को शिफ्ट करना है तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 प्लस 1। ये 2 यहां पर शिफ्ट हुआ, y यहां पर शिफ्ट हुआ, साइन चेंज हो गया। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? दोनों के साइन ऑपोजिट, x के भी और y के। तो अगर आप ऐड करते हो दोनों के दोनों ही हट जाएंगे और अगर आप माइनस करते हो दोनों के दोनों ही बच जाएंगे। तो हम लोग जो एक एलिमिनेट को, एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं वो होने वाला ही। अगर सपोज मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 2x देखा, ऑपोजिट साइन है, ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 and 2,
तो अगर मैंने ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। तो आप ऐड तो नहीं कर सकते। इन केस अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, यहां पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट का साइन डालती हूँ, -2x -4x प्लस माइनस माइनस 5, वापस आपका -2y और ये 2, तो x भी बच गया, y भी बच गया, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसके बाद हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब आंसर कैसे आएगा, तो हमको आंसर खुद अज्यूम करके लिखना है। हियर 2 इक्वेशंस आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वेशन सेम है, प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते। तो फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशन अब हमारे पास है x प्लस 1 y प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ। तो अगर मैं x की जगह पर रखती हूँ 2, तो हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और y की जगह पर रखते हैं हम लोग 5 प्लस 1 6, तो 3/6 होता है 1/2। तो हमारा एक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 5। x की जगह पर पुट करो 2 प्लस 1 3, तो यहां पर अगर x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 है, तो x की जगह पर 2, y की जगह पर 5, तो ये हो जाएगा आपका 3/6, दैट इज 1/2। हमको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी है कि फ्रैक्शन जो है 1/2 होना चाहिए 1 1 ऐड करने पर, या फिर ये कंडीशन फुलफिल कर लो। अगर यहाँ पर 2x प्लस 1 y इक्वल्स टू 5, तो वैसे ही x के कोई भी नंबर अज्यूम करो, फर्स्ट इक्वेशन में रखो, y का वैल्यू फाइनल करके रख दो। ऐसे ही हो सकता है हमारा 3 7, अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, y की वैल्यू हो जाएगी 7। अगर मैंने x की जगह पर 4 पुट किया, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। और जो भी वैल्यू आप देख रहे हो ना, यहां से हम y की वैल्यू निकालो, चाहिए तो इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 1 10, 5/10 होता है 1/2। अगर मैंने x की जगह पर 5 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। ये इक्वेशन से कैसे y की वैल्यू फाइंड कर गया है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है ना, मैंने x की जगह पर 5 पुट किया, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी 11। तो इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन की तरह तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि अगर हम x की 2 वैल्यू लेते हैं तो y की 5, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो ये अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो इस इक्वेशन के हो सकते हैं। सॉल्व क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, तो ना तो आप ऐड कर सकते हो ना तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फॉलो नहीं कर सकते हो, वैसे भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हटा दिया गया, आपको सिर्फ यही साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से ही करना है, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब एक वेरिएबल को हटाते हैं हम लोग। तो यहाँ तक आपका 5.2 कंप्लीट हुआ एंड हमारा एलजेब्रा भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आप लोगों का लीनियर इक्वेशन एंड रेशियो प्रोपोर्शन इन सब का पहले टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री।